नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रखी है रीट प्री 2025 के मॉडल पेपर्स की। ये वही क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रीट प्री में तो ज़रूर पूछे जाते हैं और किसी न किसी वर्ष में आए ज़रूर हैं। तो ठीक है, और हमने इसके दो पार्ट पहले अपलोड कर दिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट को देखिए और अपनी तैयारी को आजमाइए। और पार्ट थर्ड के लिए वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो आप नॉर्मली बता दोगे कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका इहा, ऑप्शन बी आपगा, ऑप्शन सी सिला, ऑप्शन डी है अबला। तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात आती है, कहते हैं कि नारी अबला है, तो ठीक है ना। और स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अबला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, अत्याचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग अत्याचार। आपको पता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और तो अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका अति, बी अति, ऑप्शन ए है अति, और सी है अति, और डी है आपका अत्ते। तो कौन सा हो जाएगा आपके इसमें 42 में, राइट आंसर हो जाएगा आपका अति। ठीक है, आपको पता है कि जो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस आचार। ठीक है, तो अति इसमें क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो किसी के भाव को दिखाती है या फिर किसी भाव को प्रकट करती है, वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन ए है इसमें आपका अपनी, बी है अवसर, और सी है दया, और डी है यह। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसर। अवसर क्या दिखा रहा है, भाव को दिखा रहा है कि आपके पास अवसर है, मौका है, ये इसका भाव है। तो आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, आपको तो पहले तो ये पता होना चाहिए प्रत्यय क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कराता है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, तो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन ए है वेग, बी है फुर्तीला, सी है अनाथ, और डी है आपका उमड़। बताइए दोस्तों, किसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें मनोबल मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और बेहतर करें। तो 44 में राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फुर्तीला। देखो, फुर्तीला में क्या होता है, फुर्ती सार्थिक शब्द है, फुर्ती, और ला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फुर्तीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या है। ये तो आप सभी को आना चाहिए कि समास विग्रह कैसे करते हैं और समास कौन सा है, ये सब तो निम्नलिखित में बताइए समास विग्रह कौन सा है। और हर एक क्वेश्चन को आप करते जाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे आपकी तैयारी का पता लग सकेगा। ऑप्शन ए है मन से विकार, ऑप्शन बी है मन और विकार, ऑप्शन सी है मन का विकार, ऑप्शन डी है मन के द्वारा विकार। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी मन का विकार। और इसमें जो आपका समास होगा वो कौन सा होगा, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको पता है कि नहीं पूछे ना, वहाँ आपको एग्जाम में भी आपको गोला कर लेना है ताकि आपको पता रहे कि पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है
रचना शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है साहित्य सर्जन को प्रेरणा देना। तो ये तो होता है रचना शिक्षण का उद्देश्य, ये तो होता है साहित्य सर्जन को प्रेरणा देना। ऑप्शन बी है क्रमबद्धता बनाना, ये भी होता है। ऑप्शन सी है विविध भाषाओं का ज्ञान, ये नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखना, विविध भाषाओं का ज्ञान रचना में नहीं होता। डी है व्याकरण सम्मत कार्य, देखो रचना हो रही है तो व्याकरण के ऊपर तो ध्यान दिया जाएगा, तो ये भी होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 में सी ऑप्शन। 47 देखते हैं। 47 है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है आपके स्वगति सिद्धांत, बी है प्रगति का सिद्धांत और सी है समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि अनुक्रमित अनुदेशन विधि, अनुदेशन देते हैं ना क्रमिक रूप से, उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं, ये भी है पूछा ना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 47 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। 48 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद है नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है कि सस्वर वाचन का भेद नहीं है। देखिए ये नहीं वाले थोड़े अपन थोड़े इसमें परेशान हो जाते हैं या फिर भूल जाते हैं उस टाइम पे, तो आपको पहले ही नहीं के ऊपर घेरा लगाने रहना ताकि आपको पता रहे कि पूछ क्या रहा है। तो सस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 48 में देखिए तो आपका ऑप्शन है आदर्श वाचन, बिल्कुल आदर्श वाचन सस्वर वाचन का भेद होता है। ऑप्शन बी है आपका अनुकरण वाचन, ये भी होता है। ऑप्शन सी है आपका समवेत वाचन, तो ये भी आपके सस्वर वाचन का भेद होता है। गहन वाचन है, ये आपके सस्वर वाचन का भेद नहीं होता है। 48 में डी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो नहीं के ऊपर अपन घेरा लगा लेंगे और फिर देखते हैं। ऑप्शन ए है वैधता, बिल्कुल अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। बी है वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता भी होती है। और आपका डी ऑप्शन है व्यापकता, अच्छे मूल्यांकन में व्यापकता भी होती है। सी ऑप्शन आत्मनिष्ठा, अच्छे मूल्यांकन में आत्मनिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है, आत्मनिष्ठा नहीं होती। सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, ये आपको बताना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए आलोचनात्मक प्रश्न, नहीं आलोचनात्मक वस्तुनिष्ठ में क्या होगा कि आपको उत्तर सिर्फ एक ही शब्द या दो शब्द या फिर एक लाइन का देना होता है। ठीक है, आलोचनात्मक में आलोचना करोगे तो आप बहुत सारे लाइन, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं हो सकता। दूसरा विश्लेषणात्मक, ये भी नहीं होगा। तीसरा है मिलान और चौथा डी है आपका व्याख्या, व्याख्या तो बहुत बड़ा हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान प्रश्न होते हैं, आपने देखा होगा कि ए बी सी डी दे देता है, इधर 1 2 3 4 दे देता है, पूछता है कि निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। 51 देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस को घनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? ये आपको बताना है किस व्याकरणिक कोटि का है साहस शब्द। ऑप्शन ए है आपके अव्यय, ऑप्शन बी भावात्मक भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है गुणवाचक विशेषण। तो आपको ये समझना है कि साहस क्या है। देखो चंद्रा अदम्य साहस को घनी है, यानी कि ये ऐसे नहीं है, ये होगा कि चंद्रा अदम्य साहस का धनी है, धनी थी। ठीक है, तो साहस क्या है? उसकी विशेषता है, उसका गुण है। तो इसमें साहस शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषता बता रहा है, उसका गुण है तो गुणवाचक विशेषता हो जाएगा। डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 देखते हैं। 52 है गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी तो भी के ऊपर विशेष है, भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। आपको बताना है कि जो भी है इसके संबंध में उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही है या क्या है ये। ऑप्शन है कारक चिन्ह, नहीं देखो भी कारक चिन्ह नहीं हो सकता आपका। और बी है क्रिया, क्रिया भी नहीं है। सी है अवयव और समुच्चय बोधक भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है आपके निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 और 53 में पूछा गया है कौन सा जो कथन है वो त्रुटिपूर्ण। ऑप्शन ए है सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेयक होता है, बिल्कुल सही है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेयक होते हैं। और बी है आपके संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल जोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी है ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य को हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही है, इसको भी यही कहते हैं। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा हुआ फिर आपका लास्ट कौन सा बताया, डी बताया, तो वर्गों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नहीं दोस्तों, वर्गों के सार्थक समूह को वाक्य नहीं कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 में डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 है आपका जो क्वेश्चन है, यमन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। किले का दरवाजा बंद था, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का क्रम है, ये आपको बताना है कि जो ये पर शब्द आ रहा है, देखो पर कहाँ आ रहा है, यहाँ भी पर आ रहा है, यहाँ भी पर आ रहा है और आपके यहाँ भी पर आ रहा है। तो देखो यमन सैनिक घोड़े पर यानी ऊपर है ना, ऊपर बैठकर आया, पर किले पर यानी किंतु या लेकिन या परंतु, किले यानी किंतु, किले का दरवाजा बंद था, जैसे उसने दरवाजा खटकाया चिड़िया पर यानी पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पर शब्द के प्रथम। तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ क्या है, एक तो होना चाहिए ऊपर, फिर आना चाहिए आपके किंतु या परंतु, और फिर आना चाहिए पर यानी पंख आना चाहिए आपके, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में ये आ रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किंतु ऊपर पक्षी, ये तो गलत हो गया। ऊपर पंख किंतु ये भी गलत हो गया। पंख ऊपर किंतु ये भी गलत हो गया। तो आपके राइट आंसर को जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऊपर आ रहा है, घोड़े के ऊपर बैठकर आया और किंतु दरवाजा बंद था, जैसे ही खटखटाया चिड़िया पर फराकर उड़ गई। राइट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। और आपको क्लास कैसे लग रही है, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। 55 है जो आपका क्वेश्चन है 55, वो है प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का से देखो, रेखांकित जो शब्द है एक तो ग्रेनाइट आपका, एक संगमरमर है और एक नवाजा है। तो बताना है कि ये जो शब्द है तीनों ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, शब्दों का क्रम सही भाषाई रूप बताइए। तो ये कौन से हैं, देशी है, विदेशी है या फिर कौन से शब्द है। तो देखिए जो ग्रेनाइट है ये भी विदेशी शब्द है और संगमरमर भी विदेशी है और आपके नवाजा भी उर्दू का है, मतलब विदेशी है। तो ये तीनों शब्द कौन से हो गए, विदेशी हो गए। जिसमें तीनों में विदेशी आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, विदेशी, विदेशी और विदेशी। तो ए में ही विदेशी आ रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तीनों शब्द विदेशी है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। आपका 56 क्वेश्चन है, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है। आपको बताना है कौन सा काल है। स्वराज्य मिल गया मतलब देखो वाक्य क्या कहना चाह रहा है कि स्वराज्य मिल गया यानी कि मिला है, थोड़े समय पहले मिला है। तो मतलब ये कौन सा वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, बी है संभाव्य भविष्य और सी है संभाव्य भूतकाल और डी है आपका अज्ञात वर्तमान में। नहीं, अज्ञात वर्तमान नहीं है, संभाव्य भूतकाल भी नहीं है और संभाव्य भविष्य भी नहीं है। मिल गया है तो भविष्य तो कैसे होगा, तो आपके क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये बताना है कि आपको जो 4 शब्द हैं इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है 57 में। ऑप्शन ए है मनोवर्ती, देखो मनोवर्ती पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन बी है जीविका, जीविका भी स्त्रीलिंग है। और ऑप्शन सी है बेटी, बेटी भी स्त्रीलिंग है। तो आपका डी ऑप्शन है स्वपन, तो स्वपन क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा इसमें। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58वां। गद्यांश के अनुसार परिणति शब्द का अर्थ है, जो परिणति शब्द है उसका आपको अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर एक तरीके से समझ लो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो परिणति शब्द का अर्थ क्या है, तो विनम्र नहीं होता, विवाह भी नहीं होता
और रूपांतरित हो जाएगा। इसका राइट आंसर 58 में रूपांतरित, सी इज द करेक्ट आंसर। 59 में देखते हैं, और आज का ये नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और आप बताते रहिएगा क्लास कैसी लगी, आपको किस टॉपिक पे, रीड से संबंधित किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, वो आप भी कमेंट में बता सकते हो, हम आपके लिए वो भी अवेलेबल करवाएंगे। 59 है, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है। तो आप ये नॉर्मल सी बात आप सभी बता दोगे, कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए कि मनोवर्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है मनोवर्ती, नहीं ये तो नहीं होगा मनोवर्ता तो। ऑप्शन बी है मनोवर्तियाँ, ऑप्शन सी है मनोवर्तियों, और ऑप्शन डी है मनोवर्ताओं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका बचा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मनोवर्तियाँ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, और 60 आपका दूषित शब्द का अर्थ है। दूषित का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, गंदा या फिर दोष युक्त। जो शब्द दोष युक्त है वो दूषित हो जाता है। दूषित शब्द का सार्थक अर्थ क्या होता है, दोष युक्त। तो ऑप्शन ए में ही आपका आंसर मिल गया, ठीक है, ऑप्शन ए है दोष युक्त, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, तो वो भी जाकर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल एक और नई क्लास में। जय हिंद।